नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब अपनी जगह पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने इस ऑनलाइन पढ़ाने की मुहिम का मजा ले रहे होंगे। बच्चों, मैं BS यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम 4th चैप्टर में चल रहे हैं और 4th चैप्टर के अभी तक 4 वीडियोज़ यानी कि 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। इन 4 वीडियोस को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि पहले के वो 4 वीडियो आप पहले कंफर्म कर लें, सही से अच्छे से देख लें। और बच्चों साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें, ये आपसे अनुरोध है। हमने जो लास्ट क्लास थी बच्चों, उसमें समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी। हमारी कुछ क्लासेस समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में ही चल रही हैं और उसी के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स इस तरह से थे कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? धारिता निकाल रहे थे बच्चों। और धारिता में पहली कंडीशन तो ये थी कि जब निर्वात हो, और निर्वात के लिए धारिता हमारे पास आई थी C0 A एप्सिलॉन 0/d। कुछ याद होगा? पहला पॉइंट तो हमने ये सीखा था। दूसरा हमने देखा था कि वो जो पहला तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र में कुछ भी नहीं भरा हुआ था। दूसरा ये था कि उसमें कोई पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था, ठीक है, जिसकी पैरावैद्युतांक था एप्सिलॉन r। तो यहाँ पर बच्चों ये था Cm, माध्यम का हो गया हमारे पास A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r/d। और इन्हीं दोनों को हमने देखते हुए एक रिलेशन निकाल के लाए थे। क्या कि यदि C0 को मैं एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर दूं तो Cm हमें मिलता है। यानी कि माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अधिक होती है। कितने गुना? एप्सिलॉन r गुना किसकी? निर्वात की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की। ये बात हमने सीखी। फिर हमने तीसरा पॉइंट ये पढ़ा कि आंशिक रूप से भरा हुआ हो, मतलब ये समांतर प्लेट संधारित्र हमने देखा था, ये दूरी थी d और उसके बीच में कोई t मोटाई का और एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक वाला पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था, ठीक है। उसकी कंडीशन में हमने धारिता निकाली थी और वो धारिता बड़ा खूबसूरत सा हमें रिलेशन देके गई थी। A एप्सिलॉन 0, जरा याद करो क्या आई थी? d माइनस टी प्लस में क्या थी बच्चों? T अपॉन एप्सिलॉन r। यहाँ तक की बात को पहले आप ध्यान से देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ बातों को लेकर के। चलो, यहाँ तक की बातें यदि हो गई हो तो अब हम इसका एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का ही। यहाँ तक कि ये बातें समझ में आ गई हो तो इसमें मैंने लास्ट में कुछ बताया भी था कि इन दोनों से ये दोनों रिलेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि यदि ये बिल्कुल खाली होता तो t की वैल्यू हो जाती 0। t की वैल्यू 0 होते ही ये A एप्सिलॉन 0/d सेम टू सेम आता हमारे पास। या फिर ये पूरा भरा होता तो t की वैल्यू हो जाती d, यानी t की जगह हम रखते d, ठीक है, और d रखते तो d माइनस टी 0 d अपॉन एप्सिलॉन r ऊपर चला जाता तो A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r/d। बहुत खूबसूरत से एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस खूबसूरती को जब तक आप समझोगे नहीं, रटोगे नुकसान में जाओगे। जब तक इस खूबसूरती को आप नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। बच्चों हमें ये 12th के बेसिस पे ही नहीं पढ़ना है। हमारा सोच ये होना चाहिए कि हम जो चीज सीख रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को सीखें, ये कहना क्या चाहता है उस चीज को सीखें, और इसके साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी इसके हिसाब से सोल्व कर सकें। वो सोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको एक बात भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बातों को। अब जो 4th पॉइंट है, अब बच्चों जो 4th पॉइंट है वो और भी खूबसूरत सा जवाब आपके सामने लाकर के तैयार करेगा और उससे आप ये तीनों पॉइंट प्राप्त कर सकते हो। 4 पॉइंट है कुछ इस तरह से कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है, और कब? जब उसमें भिन्न भिन्न पैरावैद्युत
पैरावैद्युतांक वाले भिन्न भिन्न मोटाई के पैरावैद्युत पदार्थ हों। इसका मतलब समझिए क्या कहना चाहता है ये टॉपिक हमें, ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अब क्षेत्रफल तो इसका वही रहेगा हमारे पास, क्या, a। ठीक है, बीच की दूरी भी वही रहेगी हमारे पास, कितनी, d। समझते जाना। अब इसमें ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न पैरावैद्युतांक वाले अलग अलग पैरावैद्युत पदार्थ हैं। तो मैंने पहला पैरावैद्युत पदार्थ माना, इसके अंदर ये लो, ये पहला पैरावैद्युत पदार्थ है, इस तरह से दर्शाया मैंने। ठीक है, और इसका पैरावैद्युतांक है एप्सिलॉन r1। ठीक है, ये पहला पैरावैद्युतांक, पहला पैरावैद्युत पदार्थ। इसी के साथ दूसरा पैरावैद्युत पदार्थ है, उसको मैंने दर्शाया कुछ इस तरह से, इस तरह की क्रॉस लाइन से। ठीक है बच्चों, फिर इसी के साथ कोई तीसरा है, अलग अलग हैं तीनों, अलग अलग मोटाई है उन सबकी, ये तीसरा पैरावैद्युत पदार्थ। इसी तरह से ये कोई फोर्थ, और ऐसे ही चलते चलते हम जा रहे हैं। लास्ट में कोई पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसकी मोटाई के बारे में हम बात करेंगे, और जो है हमारे पास n-वा। कौन सा है ये, n। तो पहला है उसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r1, ध्यान से समझना। पहला है उसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r1, दूसरे का एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3, एप्सिलॉन r4 डैश डैश डैश, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन rn, एप्सिलॉन rn, यहां तक का हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये तो पैरावैद्युतांक की बात हुई। यदि मैं बात करूं मोटाई, तो इसकी T1, इसकी T2, T3, T4 डैश डैश डैश, इसकी मोटाई कितनी, Tn, क्योंकि उनकी मोटाई भी क्या है, अलग अलग है। जी हाँ, उनकी मोटाई भी क्या है, अलग अलग है। क्वेश्चन बहुत खूबसूरती से अलग अलग तरह के यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी यदि आप उसे सावधानी से समझते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ गए हो तो मैं कुछ कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। यहां तक की बात आप समझ गए हो तो मैं कुछ कहानी को एक डिटेल में आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर हमें निकालना है धारिता। क्या निकालनी है, धारिता। वही बात, धारिता C होती है और ये कौन होती है, Q/V के। यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य आवेश, यहाँ प्लेटों पर आवेश हो प्लस Q और माइनस Q। V क्या है, दोनों के बीच में विभवांतर, यही है बच्चों। यहाँ कुल V की वैल्यू मैं निकालूं, इसे मैंने दिया समीकरण 1, V की वैल्यू मैं निकालूं तो यहाँ जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था, प्रत्येक के बीच में अलग अलग विभवांतर होगा और यहाँ जो शुरू में है कहीं ना कहीं एयर होगी, तो ये V0 निर्वात के कारण, समझते जाना, V0 निर्वात के कारण, V1 पहले पैरावैद्युत पदार्थ के सिरों पर विभवांतर, V2 दूसरे पैरावैद्युत पदार्थ के सिरों पर विभवांतर, V3 तीसरे पैरावैद्युत पदार्थ के सिरों पर विभवांतर, V4 डैश डैश डैश, Vn n वे पैरावैद्युत पदार्थ के सिरों पर विभवांतर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, V को हम लिखते हैं E × D यानी कि विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। विद्युत क्षेत्र V कितना है यहाँ पर निर्वात में, E0 से। D बताओ निर्वात कितने में है, यही समझने की बात है। यहाँ पे निर्वात कितने में है तो तुम कहोगे सर ये पूरा D, इस D में से मैं इन सब पदार्थों की मोटाई को हटा दूं तो मेरे पास निर्वात बचेगा, है या ना। यदि मैं इन सब पदार्थों की मोटाई को हटा दूं, इसको सबको हटा दूं तो किसकी मोटाई बचेगी, निर्वात की। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा कि D में से मैं घटा दूं T1 + T2 + T3 प्लस डैश 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 Tn। कुछ भी नहीं है, आप समझते जाए साथ साथ। E0 ये होगी इसकी मोटाई, ये मोटाई आई किसकी, निर्वात की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, V1 अब आपके समझ में आ गया होगा, E1 × T1, क्योंकि E1 है पहले पैरावैद्युत पदार्थ के सिरों पर विभवांतर, वहां उसके कारण विद्युत क्षेत्र बना कितना, E1, इसका E2, E3, और यदि मैं बात करूं इसकी मोटाई कितनी है, T1, तो क्या हो गया, E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3 प्लस डैश 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 En Tn।
ENTN। यहाँ तक की बात में किसी को कोई भी समस्या हो तो देख सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल आराम से देखें, कितनी आसान सी बात है। आई बात समझ में? यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल पिछली क्लास के अंदर मैंने कहा था कि ई निर्वात और ई माध्यम के बीच में एक रिलेशन होता है। ई निर्वात और ई माध्यम के बीच में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन इस तरह से आता है कि ई माध्यम बराबर होता है E0/ε r। सिखाया था E0/ε r। तो यदि E1 की मैं बात करूं तो E0/ε r1, E2 की मैं बात करूं तो E0/ε r2, E3 की बात करूं तो R3, En की बात करूं तो εrn। ठीक है, यानी कि मैं ई को जो ये E1, E2, E3, E4, En है, इन सबको E0 के फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं। आओ करते हैं। E0 ये बच्चा बच्चों D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn प्लस, इसे मैं लिखूंगा बच्चों E0 इंटू T1/ε r1 शाबाश, प्लस E0 T2/ε r2 प्लस डैश 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 E0 Tn/ε r। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यदि तुम इसे बड़ी खूबसूरती के साथ देखते हो, तो यहाँ से E0 कॉमन नजर आ रहा है तुम्हें। ले लो भी, कॉमन ले लेते हैं। E0 मैंने कॉमन लिया, लेते ही मेरे पास एक खूबसूरत सा रिलेशन बचा। क्या? पहला तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 प्लस Tn प्लस T1/ε r1 प्लस T2/ε r2 प्लस डैश 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 Tn/ε r। यहां तक की बात को समझने के लिए आपको शायद ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक की बात यदि तुम्हें समझ में आ गई हो तो ठीक है बच्चों, यहां तक की बात को ध्यान से समझे। आगे बात समझ में। अब मैं कुछ बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आओ समझे। हमें C निकालना है Q/V के रूप में। ठीक है, ये V की वैल्यू है हमारे पास, ये आ गया ये। ठीक है, अब मेरे को E0 की वैल्यू को भी मैं कुछ लिख सकता हूं, जो हमने सीखा था कि E0 होता है σ/ε0, और सिग्मा को मैं लिख सकता हूं Q/A/ε0 लिख सकते हैं बच्चों। तो E0 की जगह मैं वैल्यू क्या रख सकता हूं? Q/A/ε0। तो यहां से अब मेरा डेरिवेशन बनेगा क्या? V इक्वल्स टू E0 की वैल्यू आई Q/A/ε0, साथ में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 प्लस Tn प्लस T1/ε r1 प्लस T2/ε r2 प्लस डैश 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 Tn/ε r। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखो बच्चों, इस Q को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा V/Q बनेगा। ये पूरा टर्म रहेगा ऊपर, ये पूरा टर्म जो भी है इस ब्रैकेट में ये रहेगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? A/ε0 आएगा, नहीं आएगा? V/Q क्या होगा? 1/C के, क्योंकि C बराबर क्या होता है? Q/V। यानी कि इसका मैं उल्टा कर दूं पिछले टॉपिक की तरह, इसका मैं अपोजिट इनवर्स उल्टा कर दूं, तो उल्टा करते ही मेरे को धारिता C की वैल्यू मिलेगी, और वो एक खूबसूरत सा हमें रिलेशन देके जाएगी। C इक्वल्स टू ये चला जाएगा ऊपर A/ε0, जो कि सभी में आ रहा है। ठीक है, नीचे बात करते हैं रिलेशन D की, तो D में से हमें माइनस करना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn। ठीक है, ये तो हुआ ये वाला पार्ट। प्लस में हमें जोड़ना भी है क्या? T1/ε r1 प्लस T2/ε r2 प्लस डैश डैश डैश
टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन, टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सा रिलेशन आया, किसका? इस संधारित्र का, इस संधारित्र की धारिता का रिलेशन आया मेरे पास ये। और ये रिलेशन आपको देखते ही बन रहा होगा, ध्यान से देखें एक बार इस रिलेशन को, एक बार सोचें दिमाग से कि क्या किया मैंने ऐसा कि ये रिलेशन बिल्कुल आसानी के साथ हमारे सामने आ चुका है। आया कुछ समझ में? अब देखो पहले के जो तीनों रिलेशन थे मैं कितनी आसानी के साथ यहाँ निकालता हूँ। पहले के जितने तीनों के तीनों रिलेशन थे मैं कितनी आसानी के साथ इस एक रिलेशन से निकाल सकता हूँ तीनों को। समझो टोटल समांतर प्लेट के हमने पढ़े चार में जो फोर्थ है उससे हम तीनों प्राप्त कर सकते हैं। समझिए कैसे। पहला था हमारे पास चलो यहाँ समझाता हूँ। पहला था हमारे पास कि जो संधारित्र है उसके बीच में क्या हो, केवल निर्वात हो तो क्या एप्सिलॉन r1 वाले कोई भी हैं? नहीं है। तो एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 ये है ही नहीं। तो इनकी मोटाई कितनी हो गई? t1 भी 0, t2 भी 0, tn सारे 0 हो गए। तो ये 0, ये भी 0। तो क्या बचा? केवल d माइनस 0, यानी क्या बचा मेरे पास? a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। पहला। यदि मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड में हमारे पास होगा क्या? सेकंड में मैंने आपको समझाया था कि केवल एक पैरावैद्युत पदार्थ से भरा हो, तो पूरा एक से भरा हो तो पूरे के अंदर पैरावैद्युतांक हो जाएगा एप्सिलॉन r। मोटाई ये जो d है यही इक्वल होगी किसके? t के, यानी t और d दोनों क्या हो जाएंगे? समान। तो केवल एक होगा तो ये आगे की टर्म्स क्या होगी? सारी की सारी 0। तो t1 की जगह भी क्या आ जाएगा? d, और d में से d गया तो ये तो हो गया 0 हो गया। यहाँ t1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? d के बराबर। और एप्सिलॉन r1 किसके जगह आ जाएगा? एप्सिलॉन r की। तो हमारे पास हो जाएगा a एप्सिलॉन 0 अपॉन ये क्या बन गया? d माइनस d, यानी कि 0 प्लस t1 की वैल्यू किसके बराबर? d के बराबर अपॉन एप्सिलॉन r। आगे के कोई वैल्यू है ही नहीं इसलिए सब क्या हो गए? 0। तो नीचे क्या बचा? केवल d अपॉन एप्सिलॉन r। ये एप्सिलॉन r कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर। और ये बन जाएगा a एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन d। ये था हमारा माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता। सेकंड वाला पॉइंट था जो हमने सीखा था। तो इससे हम सारे डेरिवेशंस को निकाल सकते हैं। ये फोर्थ वाला है, फोर्थ से हम बाकी के 3 को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उसके बीच में एक अलग मोटाई की, इस तरह से देखा था हमने थर्ड वाले में एक संधारित्र था, समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें एक t मोटाई की कोई पट्टिका रखी थी और बाकी निर्वात भी था। ठीक है। तो यदि t मोटाई की थी और बाकी निर्वात था तो केवल एक ही तो क्या था? पदार्थ भरा हुआ था। तो एक ही टर्म आएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से भी एक ही टर्म आएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में c की वैल्यू आएगी a एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस t, यहाँ बचा प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। ये इतनी बात यदि तुम्हें समझ में आ गई हो, तो ये तुम्हें पता चल चुका होगा कि ये जो फोर्थ रिलेशन है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं किसी भी डेरिवेशंस को निकाल सकता हूं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस डेरिवेशन को रफ कॉपी में 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कंफर्म ना हो आपको, जब तक हर एक चीज समझ में ना आए तब तक करके देखें। और फिर भी नहीं आता है तो फिर चाहे आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। यहां तक की बात आपके भेजे में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है। आज इस टॉपिक में इतना ही काफी है। ठीक है। आप इस टॉपिक को पहले यहां तक कंफर्म करें, फिर हम अगले स्टेप तक लेके जाएंगे आपको इस चैप्टर की। ठीक है। तो यहाँ जो मैंने बताए थे, एक बार आप जिस तरह से मैंने बताया, चारों जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है 4 केसेज में, चारों केसेज आप एक दूसरे के पैरेलल समझ करके देखोगे। जैसे मैंने 2 बार उनको रिपीट कर दिया, वैसे ही आप उसे समझ करके देखोगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।